हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं वैद्य अनुपमा पात्र आप सभी को इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कल की भगवान आप सबको कुशल मंगल रखे होंगे। जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि आयुर्वेद विभ्रंश हो गया है, उसी कड़ी में आगे चल के आज विचार करूँगी कि आयुर्वेद के नामकरण की आवश्यकता के बारे में भी विभ्रंशता चल रही। तो आज का विषय है, क्या आयुर्वेद में हर व्याधियों की नामकरण की आवश्यकता है। वैसे तो सवाल सुनते ही अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर इसको सुनेगा या फिर बुद्धिजीवी सुनेगा कि नामकरण की आवश्यकता के बारे में सवाल कैसे आ सकती है, पर यह सच्चाई है। हमारे आयुर्वेद में ज़्यादातर विद्वान यही मानकर चलते हैं कि आयुर्वेद में हर व्याधियों की नामकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे जो रहस्य है उसके बारे में आज चर्चा करना चाहती हूँ। शुरू से मैंने चरक सुश्रुत के ऊपर मेरा ज़्यादा आस्था रही, तो वहाँ के ज्ञान के हिसाब से मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि आयुर्वेद में बीमारियों की नामकरण की आवश्यकता के बारे में कहीं संदेह है। क्योंकि पहले हम बीमारी को परीक्षा करते हैं और परीक्षा का उद्देश्य जो है, परीक्षास्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्ति ज्ञानम प्रतिपत्ति नाम यह विकार यथा प्रतिपत्तव्य तस्य तथानुष्ठानम ज्ञानम। ये है चरक संहिता का रेफरेंस। तो उसके हिसाब से परीक्षा का प्रयोजन होती है प्रतिपत्ति ज्ञान। प्रतिपत्ति ज्ञान का मतलब होता है जो विकार जैसे कहा गया है उसको उसी तरह के ज्ञान करना। अगर इसी को ही हम समझें तो जो विकार जैसे कहा गया है, मतलब उसके लक्षण के हिसाब से उसका एक नामकरण किया गया है, जो चिकित्सा स्थान में वर्णन है। हर व्याधियों का अलग अलग नामकरण के जरिए उसका चिकित्सा दिया गया है, तो उसको उसी तरह हम जाने फिर चिकित्सा करें। तो जानने का मतलब नाम तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम कैसे चिकित्सा करेंगे। तो नामकरण में कहीं संदेह नहीं उठती है। पर ये सवाल हमारे विद्वानों के मन में कहाँ से आया, इसको जब मैंने ढूंढना चालू किया, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे ये पता चला कि आज जो चिकित्सा हम कर रहे हैं ज़्यादातर नामकरण नहीं कर रहे हैं। एक मॉडर्न डायग्नोसिस के तहत अपना ज्ञान बिठाकर, अपना युक्ति को बिठाकर आयुर्वेद कुछ प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम चिकित्सा कर रहे हैं। जब मैंने पूछा कि नामकरण क्यों नहीं किया जा रहा है, तो ये उत्तर मिला कि हमारे शास्त्र में ही कहा गया है कि हर व्याधियों के नामकरण की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने वो रेफरेंस को जाकर ढूंढा, चरक संहिता का ही रेफरेंस है, वो है विकार नाम अकुशला न जिह्यात् कदाचन न ही सर्व विकाराणां नामत अस्ति ध्रुवांग स्थिति। मतलब अगर बुद्धिमान व्यक्ति को किसी व्याधि का नामकरण देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सटीक नामकरण नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें कोई लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्याधियों का नामकरण देना संभव नहीं है। फिर मैंने उसके बारे में जब सोचा, ये रेफरेंस आया है त्रिशोथी अध्याय चरक सूत्र स्थान 18 चैप्टर में। उसके पहले जबकि त्रिशोथी मतलब शोथ के रिगार्डिंग सारे दोषिक भेद, बातिक, पैतिक, कफज और आगंतुज, ये सारे दोषिक अलग अलग लक्षण का वर्णन करने के बाद 19 प्रकार के जो एक देशज शोथ अलग भी वर्णन किया गया है। फिर ये श्लोक आया है। तो कभी भी ये अर्थ उससे नहीं निकल रहा है कि व्याधियों के नामकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आवश्यकता नहीं थी तो फिर उसका डिटेल दोषिक डिवीजन करके उसका लक्षण का आवश्यकता की ही नहीं थी, या फिर अलग अलग एक देशज जो शोथ है उसका भी वर्णन की आवश्यकता नहीं थी। फिर मैं जब इसके बारे में जानने की कोशिश की, इस अर्थ को ऐसे अनर्थ क्यों किया गया है, तब मुझे पता चला वाग्भट संहिता में इस श्लोक को लेकर सामान्य दोष वेदीय अध्याय जो सूत्र स्थान में वहाँ रखा गया है। जब ये एक सामान्य व्याधि के विचार के अंदर रखा गया, वहाँ उसका अर्थ आ रही है कि हर व्याधियों की नामकरण की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ मेरे चिकित्सक बंधुओं को, जैसे हमारी तंत्र युक्ति का वर्णन है। तंत्र युक्ति तंत्र का सही अर्थ को समझने के लिए होती है। उसमें पहला तंत्र युक्ति होती है अधिकरण। तो अधिकरण तंत्र युक्ति के मतलब है कौन से अधिकार में वो कहा गया है, उसको लेकर हमें समझनी पड़ेगी। जिस श्लोक का वर्णन चरक संहिता में त्रिशोथी अध्याय में वर्णन है, जिस पोजीशन में वो वर्णन है, उसका संदर्भ आता है कि और कोई बचा हुआ शोथ अगर है, क्योंकि और भी ऐसे बहुत सारे शोथ हो सकते हैं जिसका हर एक का नामकरण संभव नहीं है, उसको प्रकृति, दोष, अधिष्ठान आदि का विचार करके चिकित्सा कर सकते हैं। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल हम आज भी चिकित्सा में करते हैं, क्योंकि व्याधि के लिए 6 क्रियाकाल का वर्णन है सुश्रुत संहिता में, संचय, प्रकप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्ति एंड भेद।
तो उसमें जो स्तन संश्रय अवस्था है उसमें व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होते हैं और व्यक्तावस्था में व्याधि पूर्ण रूप से प्रकट होती है। पर उसके पहले जो संचय प्रकट और प्रसर अवस्था में व्याधि पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होती है, उस स्थिति में हमें दोष आदि का विचार करके ही चिकित्सा करना पड़ता है। पर जब व्याधि व्यक्तावस्था में प्रकट हो चुकी है तब तो उसको नामकरण हम आसानी से दे सकते हैं। हाँ, कुछ परेशानी होती है हमें आज के टाइम में, जैसे कोई भी पेशेंट आता है तो सिंपल एक बीमारी लेकर सीधे सीधे हमारे पास नहीं आता है, वो बहुत सारे डॉक्टर के पास इलाज करके साथ साथ एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, हर कुछ चल रहा होता है, तो व्याधि सामान्य रूप में नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे लक्षण जुड़ जाते हैं। कुछ लक्षण दवाई के कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से भी जुड़ जाता है, तो हमें थोड़ा डिटेल में उसको विचार करना पड़ता है डायग्नोसिस के लिए। स्टार्टिंग का जो फीचर रहता है उसके जरिए हम मूल व्याधि तक पहुंच सकते हैं। हर एक व्याधि का एक कार्डिनल फीचर्स होती है, वो फीचर्स यूजुअली रहता ही है, तो उसको लेकर हम आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये आचार्य वाग्भट ने जो इस श्लोक को जो 63 अध्याय से उठाकर वहाँ सामान्य 10 वेदीय अध्याय में रख दिए, जिसकी वजह से ही ये मैसेज जो है गलत मैसेज गया है हमारे आयुर्वेद फैकल्टी में कि हर व्याधि की नामकरण की आवश्यकता नहीं है। पर सही देखा जाए तो ये गलत है। व्याधियों की नामकरण नित्यांत आवश्यक है, क्योंकि बिना व्याधि के नामकरण के हम उसका सही इलाज तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसको मैं कहती हूँ जैसे पासवर्ड होती है, हमारे पास बहुत सारे ज्ञान एक कंप्यूटर में भरा पड़ा है, अगर उसको लॉक कर दिया जाए तो फिर हम उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। उसी तरह जैसे उसको खोलने के लिए पहले तो हम उसको खोलें तब तो जानेंगे उसके अंदर क्या है, वैसे ही हमारी जो संहिता में या फिर शास्त्र में जो ज्ञान है, व्याधियों की चिकित्सा है, उसको उस तक पहुंचने के लिए, सही चिकित्सा तक पहुंचने के लिए हमें स्पेसिफिक डायग्नोसिस आवश्यक है। और स्पेसिफिक डायग्नोसिस के बाद ही हम उसके अंदर जो चिकित्सा दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ हैं, वो सब उचित रूप से जान पाएंगे। हाँ, उसमें भी परेशानी है, ऐसा नहीं है कि सीधा डायग्नोसिस से हर ज्ञान हो जाएगा। इसके बावजूद भी हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ती है, उन सारे चिकित्सा में से क्या चिकित्सा अप्रोप्रिएट है कौन से पेशेंट के लिए, उसके लिए विचार करना पड़ता है। पर एक हम लिमिटेड एरिया में रहेंगे, फिर वहाँ से हम जो भी दवाई उठाकर पेशेंट को अप्लाई करेंगे डेफिनेटली वो फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है हमारी जजमेंट प्रॉपर नहीं है तो थोड़ा डिले रिस्पॉन्स आ सकता है, पर वो गलत नहीं होगा कभी भी। तो पर अगर हम स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं करते हैं तो हमारी ज्ञान पूरे संहिता में घूमती रहेगी और वहाँ से पूरे ये समुद्र रूपी ज्ञान से कुछ चीज़ें निकालना और उसको सही प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट बिठाना, ये सब बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए ये एक मुख्य कारण है आज के टाइम में हम चिकित्सा तो करते हैं पर सही चिकित्सा नहीं कर पाते हैं या फिर उचित चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारी जो रेस्पॉन्स भी मिलता है मरीज़ को स्लो रेस्पॉन्स मिलता है और उसको हम दिमाग में बिठाए रखे हैं कि आयुर्वेद में दवाई जल्दी असर नहीं करता है, धीरे धीरे काम करता है। ये बिल्कुल गलत है। हम अगर सही डायग्नोसिस करके सही प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट बिठाते हैं या फिर सही चिकित्सा करते हैं, एलोपैथिक से भी बहुत ही जल्दी रेस्पॉन्स करता है आयुर्वेद दवाई, ये सच्चाई है। तो इस सच्चाई को हम समझें। ये बात मैंने पहले भी अपने ग्रुप में काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि नहीं हमें डायग्नोसिस की ज़रूरत है, पर आज तक इसको सही से सीरियसली नहीं लिया गया है। फिर भी मेरा फिर से एक विनती है कि आप इसको सोचने की प्रयास करें आज, क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम अपनी मूल्यबोध को सोसाइटी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज कोविड में हमारे पास पूरा इलाज है, हर इमरजेंसी का इलाज है, कोविड का हर सिचुएशन का इलाज है, कहीं भी कमी नहीं है कुछ भी आयुर्वेद में, फिर भी हम चिकित्सा नहीं दे पा रहे ढंग से। इतने 1 साल बाद करीब हमारे पास सिर्फ एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम या मध्यम तक आया है, कुछ हम प्रयास कर सकते हैं करके। शुरू से हमारे अंदर ये ज्ञान होता कि हमारी सही डायग्नोसिस के जरिए हम चिकित्सा करेंगे तो हर एक स्टेज का हम कोविड का भी इलाज कर सकते हैं, तो आज हमारे पास चिकित्सा होती और आज हम सिर्फ वैक्सीन के इंतज़ार में नहीं रहते। तो इस बात की सीरियसनेस को हम समझें। सही डायग्नोसिस अत्यंत आवश्यक है। हर एक व्याधि अपनी रूपावस्था में प्रकट होने के बाद उसका स्पेसिफिक डोसिक डायग्नोसिस करके उसका सही इलाज को हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी पेशेंट को हम बहुत कम मिनिमम दवाई से आराम अवश्य दे सकते हैं। जय आयुर्वेद।